कार्बोहाइड्रेट पढ़ा जिसमें मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड में होमोपॉलीसैकेराइड और हेटेरोपॉलीसैकेराइड, ये सब पढ़ लिया था। चलिए आज हमको पढ़ना था न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड की बात अगर हम लोग करें तो ये मैक्रोमोलिकुलर फ्रैक्शन में आएगा या माइक्रोमोलिकुलर फ्रैक्शन में? हाँ, मैक्रोमोलिकुलर फ्रैक्शन। एसिड सॉल्युबल पूल में आएगा कि इनसॉल्युबल पूल में? इनसॉल्युबल पूल में आएगा, क्योंकि ये पॉलीमर है कि मोनोमर है? पढ़ा था ना। चलो ये इन्होंने लिखा है कि ये पॉलीमेरिक सब्सटेंस है, तो ये मैक्रोमोलिकुलर फ्रैक्शन में आएगा क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर वेट 1000 डाल्टन से ज्यादा है। बोलो बात सही है? चलिए हम लोग बात करें इसकी न्यूक्लिक एसिड की, तो कह रहे ये है पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। जैसे आपने एमिनो एसिड में पढ़ा था, प्रोटीन पढ़ा था, फिर आप इसको बोल सकते हैं चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। बोलो कोई डाउट? आप इसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बोल सकते हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बोल सकते हैं। बोलो कोई डाउट? ये है पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। दो टाइप का हम लोग न्यूक्लिक एसिड पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और एक पढ़ेंगे राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और दूसरा क्या पढ़ेंगे? राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और दूसरा क्या पढ़ेंगे? राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड जिसे आप शॉर्ट में डीएनए बोलते हैं और इसे आप शॉर्ट में आरएनए बोलते हैं, राइबोन्यूक्लिक एसिड। ये दोनों ही न्यूक्लिक एसिड है। तो न्यूक्लिक एसिड क्या है? पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। तो ये भी ये पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, लेकिन अब यहां पर बोलेंगे इट इज पॉलीमर ऑफ डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड। और ये क्या है? पॉलीमर ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड। तो ये दो तरह के न्यूक्लिक एसिड। देखो यहां पर भी कॉमन क्या है? न्यूक्लियोटाइड। यहां पर भी कॉमन क्या है? क्योंकि न्यूक्लिक एसिड है ही पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियो, तो दोनों जगह न्यूक्लिक एसिड, दोनों न्यूक्लिक एसिड डीएनए और तो दोनों ही पॉलीमर है किसके? न्यूक्लियोटाइड। लेकिन कुछ तो अंतर होगा, कुछ तो डिफरेंस होगा, तभी इसको क्या बोला? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड या पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। और इसे क्या बोला? पॉलीमर ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड। कुछ तो डिफरेंस होगा दोनों न्यूक्लिक एसिड में। आओ जरा बात करते हैं। तो हमें मेनली अभी पढ़ना क्या है? न्यूक्लियोटाइड। क्या पढ़ना है? क्योंकि हम ये देख रहे हैं चाहे हम न्यूक्लिक एसिड में डीएनए पढ़े चाहे आरएनए पढ़े, दोनों ही पॉलीमर है न्यूक्लियोटाइड के। वो अभी हम बाद में पढ़ लेंगे कि डीऑक्सी और राइबो क्यों बोलते हैं। बात समझ गए? तो हम लोग किसकी बात करेंगे? न्यूक्लियोटाइड। मेनली यहां पर किसकी बात करेंगे? न्यूक्लियोटाइड में तीन कंपोनेंट पाए जाते हैं। कितने कंपोनेंट? तीन कंपोनेंट पाए जाते हैं। क्योंकि हमें न्यूक्लिक एसिड पढ़ने के लिए क्या पढ़ना पड़ेगा? न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर है किसका? न्यूक्लियो। और चाहे वो डीएनए हो चाहे वो आरएनए हो, दोनों ही पॉलीमर है किसके? न्यूक्लियोटाइड के। थोड़ा सा डिफरेंस है, एक जगह बोला डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड और एक जगह क्या बोला? तो क्या डिफरेंस हम लोग पढ़ेंगे। पहले हम बात करें न्यूक्लियोटाइड के तीन कंपोनेंट कौन कौन से हैं। तो कह रहा है एक है पेंटोज शुगर, दूसरा है नाइट्रोजनस बेस और तीसरा है फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, तो हम बात करेंगे यहां पर पेंटोज शुगर की। पेंटोज शुगर, एक है नाइट्रोजनस और तीसरा क्या बोला? फॉस्फेट। फॉस्फेट जो है वो लिया गया है फॉस्फोरिक एसिड से। फॉस्फोरिक एसिड से H3PO4 यहां से लिया गया। ठीक है ना? अब आओ जरा हम एक एक करके पढ़ेंगे। पेंटोज शुगर 5 कार्बन की शुगर है। तो ये दो टाइप की हम शुगर पढ़ेंगे क्योंकि आपने ये कॉमन पढ़ रहे हो, चाहे वो डीएनए हो चाहे वो आरएनए हो, दोनों पॉलीमर है न्यूक्लियोटाइड के। तो आओ जरा बात करते हैं। पेंटोज शुगर में एक शुगर होगी राइबोज और दूसरी होगी डीऑक्सी राइबोज। जरा याद करो जब हम आपको मोनोसैकेराइड पढ़ाए थे तो दोनों में लिखा था राइबोज और डीऑक्सी राइबोज दोनों बताया था। इसे बताया 5 कार्बन की शुगर ये भी है C5H10O5। ये भी पढ़ा था पेंटोज शुगर, लेकिन C5H10O4 पढ़ा था ना। और जरा देखते हैं नंबरिंग कर लो इसकी। यहां से फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ नंबर ऑफ कार्बन। कितने टोटल है बताओ? 5 कार्बन। तो कौन सी शुगर है? पेंटोज शुगर। ये भी तो पेंटोज शुगर है, डीऑक्सी राइबोज। ये भी तो पेंटोज शुगर है,
बोला था O5 नहीं बल्कि O4, यहाँ पर H होता है OH नहीं, एक ऑक्सीजन कम हो गया यहाँ पर, इसलिए आपने पढ़ा था मोनोसैकेराइड याद करो C5H10O5 C5H10O4। तो हमने कहा जब हम न्यूक्लिक एसिड पढ़ेंगे तो आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पर समझ आ रहा है, 5 कार्बन की ये भी शुगर, 5 कार्बन की ये भी शुगर। यहाँ पर सेकंड नंबर ऑफ कार्बन पर एक एडिशनल OH है और यहाँ पर H है, इतना ही डिफरेंस है। ये शुगर है राइबोज और ये शुगर है। तो न्यूक्लियोटाइड में इन शुगर की वजह से नाम पड़ जाता है आरएनए में राइबो न्यूक्लियोटाइड। ये कहां होगा बोलो, राइबोज शुगर कहां होगी, आरएनए में, और ये डीऑक्सी राइबोज पड़ जाता है आरएनए में राइबो न्यूक्लियोटाइड। ये कहां होगा बोलो, राइबोज शुगर कहां होगी, आरएनए में, और ये डीऑक्सी राइबोज कहां होगी बोलो, डीएनए में। इसलिए न्यूक्लियोटाइड के पहले शुगर की वजह से ऐड कर देते हैं राइबोज, मतलब राइबो न्यूक्लियोटाइड, और इसके लिए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड। तो अभी जो आपने पढ़ा यहाँ पर कि न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर है किसका, न्यूक्लियोटाइड का, चाहे वो डीएनए में हो चाहे वो आरएनए में हो। आरएनए में शुगर कौन सी होती है, राइबोज, इसलिए न्यूक्लियोटाइड के पहले लगा दिया राइबो न्यूक्लियोटाइड, समझ गए। और डीएनए में शुगर कौन सी है, डीऑक्सी राइबोज, इसलिए इसके पहले न्यूक्लियोटाइड क्या लगा दिया, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड। तो आप समझ गए कि यहाँ पर क्यों बोल दिया पॉलीमर ऑफ डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड और यहाँ पर क्यों बोल दिया पॉलीमर ऑफ राइबो न्यूक्लियोटाइड। कोई डाउट इसमें? चलो ये कहानी खत्म। तो न्यूक्लियोटाइड का एक कंपोनेंट पेंटोज शुगर ये हो गया कंप्लीट। दूसरा कौन सा है, नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस दो टाइप का होता है, नाइट्रोजनस बेस दो टाइप का होता है, एक होता है प्यूरिन और एक होता है पिरिमिडीन। और जब हम बात करते हैं प्यूरिन एंड पिरिमिडीन, प्यूरिन एंड पिरिमिडीन, प्यूरिन में आप पढ़ेंगे एडेनिन एंड गुआनिन, एडेनिन और गुआनिन। यहां पर आप पढ़ेंगे साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरेसिल, यूरेसिल, ठीक है। अब इनमें से एडेनिन, गुआनिन और साइटोसिन, मतलब दोनों प्यूरिन और एक पिरिमिडीन, ये कॉमन है दोनों में, डीएनए एंड कॉमन इन बोथ डीएनए एंड, मतलब ये नाइट्रोजनस बेस चाहे डीएनए हो चाहे आरएनए हो दोनों में पाए जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये वाला नाइट्रोजनस बेस थाइमिन ओनली इन डीएनए होगा और ये होगा ओनली इन आरएनए। तो किसी भी न्यूक्लिक एसिड जो है वो पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड है, चाहे पॉलीमर ऑफ, तो ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड पाए जाएंगे, ढेर सारे, एक न्यूक्लियोटाइड में एक ही नाइट्रोजनस बेस होगा, चाहे वो एडेनिन हो चाहे गुआनिन हो चाहे साइटोसिन हो चाहे थाइमिन हो चाहे। लेकिन अगर डीएनए होगा तो ये तीनों हो सकते हैं, इनके साथ चौथा थाइमिन होगा, यूरेसिल नहीं होगा। अगर आरएनए होगा तो ये तीनों पाए जाएंगे, इनके साथ यूरेसिल होगा लेकिन थाइमिन, क्योंकि ये तीनों तो कॉमन है, लेकिन ये सिर्फ डीएनए में होगा और ये सिर्फ, आपसे ही पूछेगा कौन सा पिरिमिडीन है जो कि कॉमन है डीएनए और आरएनए दोनों में, तो कौन सा है बोलो, साइटोसिन। कोई डाउट? और प्यूरिन तो दोनों कॉमन है, याद रहेगा। इसलिए किसी भी न्यूक्लिक एसिड में सिर्फ 4 टाइप के नाइट्रोजनस बेस पाए जाएंगे, चाहे वो डीएनए हो चाहे वो, ये 3 पाए जाएंगे, डीएनए होगा तो साथ में थाइमिन 4 हो गए, और अगर आरएनए होगा तो 3 पाए जाएंगे साथ में यूरेसिल, कितने हो गए 4। तो किसी भी न्यूक्लिक एसिड में 4 टाइप के नाइट्रोजनस बेस होंगे, बोलो याद रहेगा। चलो अगला कौन सा है, फॉस्फेरिक एसिड H3PO4, यहां से लिया गया है। ठीक है, H3PO4 यहां से लिया गया फॉस्फोरिक एसिड से, कौन, फॉस्फेट, याद रहेगा। किसी भी न्यूक्लियोटाइड में कितने कंपोनेंट हैं, 3, और वो कौन कौन से 3 पता चल गया। और जरा आप देखते हैं ये आपस में अटैच भी होंगे ना, पेंटोज शुगर से नाइट्रोजनस बेस भी लगा होगा और फॉस्फेट भी लगा होगा। और जरा हम लोग देखते हैं इनको, अब सुनो, यहां से काउंट करोगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ कार्बन, ठीक है, 5 कार्बन हो गया। अब सुनो, यहाँ पर HAOH क्यों लिखा, चाहे राइबोज शुगर हो चाहे डीऑक्सी राइबोज शुगर हो, दोनों हो सकती है। यहाँ से फर्स्ट नंबर ऑफ कार्बन से लगेगा नाइट्रोजनस बेस, कौन लगेगा, नाइट्रोजनस बेस, और फिफ्थ नंबर कार्बन से क्या लगेगा, फॉस्फेट, क्या लगेगा, समझ गए। और फॉस्फेट लिया कहां से गया है बोलो, फॉस्फोरिक एसिड से। तो फॉस्फोरिक एसिड में आपने क्या पढ़ा, ये है H3PO4 से लिया गया है, H3PO4 से, बस समझ गए।
यहां पर ये वाटर ये है H3PO4 से लिया गया है, H3PO4 से, बस समझ गए। यहां पर ये वाटर का एलिमिनेशन होगा H2O, तो इनके और इनके बीच ये जो बॉन्ड बनेगा कौन सा बॉन्ड, एस्टर बॉन्ड, कौन सा, जिसे बोलोगे फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। तो पहले तो याद रखना है कि सुगर और फॉस्फेट ये जो जुड़े हैं आपस में, ये जुड़े हैं एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से, और इनके और इनके बीच जो बॉन्ड पाया जाएगा वो होगा फॉस्फो डाइएस्टर नहीं एस्टर। यही आप गलती करते हैं, ये हम लोग जेनेटिक्स में भी पढ़ेंगे, ज्यादातर लोग यही लगाते हैं फॉस्फो डाइएस्टर, एक ही तो एस्टर दिख रहा है, इनके बीच जो बॉन्ड बनेगा फॉस्फो डाइएस्टर नहीं फॉस्फो, तो नाइट्रोजनस बेस अटैच्ड विद सुगर एट फर्स्ट नंबर ऑफ कार्बन, इस पर क्वेश्चन आएगा, कौन से कार्बन पर, सुगर के फर्स्ट नंबर ऑफ कार्बन पर कौन से बॉन्ड से, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, और फॉस्फेट अटैच होगा सुगर के फिफ्थ नंबर ऑफ कार्बन से, कौन से बॉन्ड से, फॉस्फो एस्टर बॉन्ड से, याद रहेगा। अभी हम लोग पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन पढ़ रहे हैं ना, अभी एक न्यूक्लियोटाइड पढ़ा, जब इसमें और न्यूक्लियोटाइड ऐड करेंगे तो फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड बनेगा, ठीक है ना। अभी तो हम एक की कहानी कर रहे हैं, बोलो इतना याद रहेगा, ये एक न्यूक्लियोटाइड है, तो न्यूक्लियोटाइड में कितने कंपोनेंट देख लिया। अब सुनो, यहीं पर हमको और कुछ न्यूक्लियोटाइड का नाम पढ़ने, आपको बताया था जब आप लिपिड पढ़े थे, लिपिड के नीचे वाला जो पैराग्राफ था वहां पर बताया था कुछ न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड के नाम, याद करो बताया था ना, आओ जरा बताते हैं तुम। अगर पेंटोज शुगर के साथ, इसके साथ पेंटोज शुगर के साथ सिर्फ नाइट्रोजनस बेस लगा है तो उसे बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड, क्या बोलते हैं, हम यहां पर डायरेक्ट बोलते हैं शुगर, पेंटोज शुगर तो ही है, शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस, तो ये होगा न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। और अगर इसी में हम नाइट्रोजनस बेस भी ऐड कर दें, सॉरी फॉस्फेट भी ऐड कर दें, क्या होता है न्यूक्लियो, अगर यहां से अभी ये हटा दो, फॉस्फेट हटा दो, ये क्या कहलाएगा न्यूक्लियोसाइड, और उसी न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट ऐड कर दो तो क्या हो गया, ये जितना पढ़ रहे हो ये सब तुम पढ़ोगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस जेनेटिक में एज इट इज, ठीक है ना, कोई डिफरेंस नहीं। तो सुनो, अब कुछ इन्होंने नाम दिया है न्यूक्लियोसाइड का, जैसे कुछ न्यूक्लियोसाइड का नाम दिया है, जैसे नाइट्रोजनस बेस लगेगा शुगर के साथ, अगर एडेनिन लगा है तो उसे बोलोगे एडिनोसिन, क्या बोलोगे, इसी को अब शुगर यहां पर अगर खाली एडिनोसिन बोला इसका मतलब जो शुगर है वो है राइबोज, कौन सा है, अगर डीऑक्सी राइबोज शुगर लगेगी किसी का पहले नाम ऐड करोगे डीऑक्सी एडिनोसिन, डीऑक्सी एडिनोसिन, बस समझ गए। दूसरा गुआनोसिन, गुआनोसिन लगा है इसका मतलब यहां पर शुगर कौन सी है, राइबोज, अगर डीऑक्सी राइबोज शुगर लगेगी किसी को बोलेंगे डीऑक्सी गुआनोसिन, ठीक है। ऐसे ही अब यहां पर साइटोसिन आपने पढ़ा है ना, तो जब साइटोसिन होगा तो ये बनेगा साइटिडीन, साइटिडीन का मतलब यहां पर शुगर राइबोज है, और अगर डीऑक्सी शुगर लगी होगी डीऑक्सी राइबोज तो इसी को लिखेंगे डीऑक्सी साइटिडीन, बस समझ आई। ऐसे ही लिखेंगे थाइमिडीन, अब आप चाहे थाइमिडीन लिखें या डीऑक्सी थाइमिडीन लिखें, दोनों लिख सकते हैं। सर यहां पर थाइमिडीन लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हो, डीऑक्सी नहीं लगाओगे तो चलेगा, क्योंकि थाइमिन अभी पढ़ा था सिर्फ डीएनए में होता है, आरएनए में तो हम चाहे डीऑक्सी लगाए चाहे ना लगाए, अंडरस्टूड है कि आरएनए में नहीं होगा, ठीक है, तो आप लगा भी सकते हैं या डीऑक्सी थाइमिडीन। और एक लास्ट में है यूरिडीन, तो बोलो यहां पर यूरिडीन या डीऑक्सी यूरिडीन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, क्योंकि यूरिडीन सिर्फ आरएनए में है, उसके साथ डीऑक्सी नहीं लगा सकते, यहां पर लगाओ या ना लगाओ चलेगा, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं, यहां पर नहीं लगाओ क्योंकि यूरेसिल सिर्फ आरएनए में होता है। ये कुछ अलग अलग टाइप के न्यूक्लियोसाइड के नाम है, याद रहेगा कि आपसे पूछेगा कि अभी हम न्यूक्लियोटाइड भी पढ़ लेंगे तो पूछेगा इनमें से बताओ कौन न्यूक्लियोसाइड और कौन न्यूक्लियोटाइड है, इतने सिंपल सा पूछेगा, ठीक है। अब आओ जरा कुछ न्यूक्लियोटाइड की बात करते हैं, जैसे अगर शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस, ये तो न्यूक्लियोसाइड हुआ ना, इसी में अगर हम फॉस्फेट ऐड कर दिए तो क्या बन गया, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड। और कुछ न्यूक्लियोटाइड के नाम इन्होंने दिया है, जैसे एडिनिलिक एसिड या डीऑक्सी, अब समझ तो गए होंगे, डीऑक्सी एडिनिलिक एसिड। अब बताओ कौन सा न्यूक्लियोटाइड डीएनए बनाएगा, कौन सा आरएनए बनाएगा, कौन सा डीएनए प्रेजेंट होगा, कौन सा आरएनए में प्रेजेंट होगा, ये वाला और ये वाला, क्योंकि डीएनए में कौन शुगर होगी, डीऑक्सी राइबोज, तो सब कुछ तो सेम है ना, एडिनिलिक एसिड, क्योंकि डीएनए में डीऑक्सी राइबोज शुगर होती है, डीऑक्सी लगा दिया, बात समझ गए। अगला क्या लिखोगे, गुआनिलिक एसिड, गुआनिलिक एसिड, या तो अब डीऑक्सी लगा दो तो कहां हो जाएगा, डीएनए में डीऑक्सी गुआनिलिक, डीऑक्सी गुआनिलिक एसिड, ठीक है। अगला देखो साइटिडिलिक एसिड, साइटोसिन है ना, साइटिडिलिक
डिऑक्सी साइटिडिलिक एसिड। कोई ऐसा है जो अगर हमको कुछ नहीं समझ आ रहा आप क्या लिख रहे हैं? कोई ऐसा है? बोलो। हाँ, क्या कह रहे हो? कौन आता है? थाइमिडिलिक एसिड या डिऑक्सी लगाओ या ना लगाओ तो हम नहीं लिखेंगे दोबारा, समझ जाओगे ना? थाइमिडिलिक एसिड और यूरिडिलिक एसिड, लेकिन यूरिडिलिक के साथ ऑप्शन नहीं है, यूरिडिलिक एसिड, समझ गए? अब देखो ये कुछ न्यूक्लियोसाइड के नाम है और ये कुछ न्यूक्लियोटाइड के नाम है। अब आपसे पूछेगा, ये सारे एक साथ दे देगा न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियो, और पूछेगा कि इनमें से कौन न्यूक्लियोसाइड है और कौन न्यूक्लियो। अभी तो देखने में लग रहा है कि ऐसे ही है, लेकिन जब यही आपको स्टार्टिंग दे देगा कौन न्यूक्लियोसाइड और कौन न्यूक्लियोटाइड, तो कहोगे ऐसा तो हमने पढ़ा ही नहीं इतना, समझ गया ना? इसलिए अभी पढ़ लो, ठीक है? तो न्यूक्लियोसाइड, और अब जब नाम देगा एडिनोसिन, डीऑक्सी एडिनोसिन, गुआनोसिन, एडेनिलिक एसिड, साइटिडिलिक एसिड, अब पूछ लिएगा इसमें से कौन सा न्यूक्लियोसाइड और कौन सा न्यूक्लियो, और ये भी पूछेगा कौन सा डीएनए प्रेजेंट होगा कौन सा। बस समझ गए? अब ध्यान से अगर रूट वर्ड का सफिक्स देखो इधर, सीन, ये सीन, सीन देखो आ रहा है ना, या तो देखो डीन आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये देखो डीन सब में आ रहा है। तो अगर सफिक्स जो है वो सीन या डीन आए, इसका मतलब न्यूक्लियोसाइड है। तो क्या है न्यूक्लियो? और देखो अगर सफिक्स देखो यहां पर निलिक एसिड, देखो निलिक एसिड, निलिक एसिड या फिर डिलिक एसिड, दिख रहा है? डिलिक एसिड, अगर निलिक या डिलिक आया तो वो न्यूक्लियोटाइड है। बोलो बात सही है? उसमें भी अगर, अब यहां पर फिर आते हैं, अगर सीन सफिक्स आता है तो यहां पर नाइट्रोजनस बेस प्यूरिन लगा है, देख लो क्या लगा है, इससे वो लिखेगा गलत तो आप गलत नहीं करेंगे। अगर सीन लगा है नाइट्रोजनस बेस कौन है? देख लो एडिनोसिन, एडेनिन क्या है? प्यूरिन। गुआनोसिन, गुआनिन क्या है? प्यूरिन। तो सफिक्स क्या आएगा? सी। लेकिन यहां पर देखो साइटिडीन, साइटोसिन क्या है बोलो? पिरिमिडीन, तो उसका सफिक्स क्या रहा है? डी। यहीं पर एडिनोसिन की वजह साइटोसिन लिख दे डायरेक्ट। अब तो उसमें भी कह दोगे न्यूक्लियोसाइड है, लेकिन जब याद करोगे साइटोसिन तो पिरिमिडीन, इसका सफिक्स डीन आना चाहिए। जब तक डीन नहीं बोलेगा तो हम इसको नहीं बोलेंगे कि न्यूक्लियोसाइड है। बात समझ गए? तो देख लो साइटिडीन, डीऑक्सीसाइटिडीन, यूरिडीन, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? थाइमिडीन। अब इतना बात क्लियर कि अगर सफिक्स सीन या डीन आए तो क्या है वो? न्यूक्लियोसाइड। और अगर सफिक्स सीन आए इसका मतलब नाइट्रोजनस बेस प्यूरिन लगा है, और अगर डीन आए तो पिरिमिडीन लगा है। और ऐसे निलिक एसिड और डिलिक एसिड सफिक्स आए तो न्यूक्लियोटाइड है, और अगर निलिक एसिड आए तो नाइट्रोजनस बेस प्यूरिन लगा है, और डिलिक एसिड आए तो पिरिमिडीन लगा है। बात समझ गए? कोई डाउट? चलो इसी बात को लिखते रहे ताकि तुम्हें याद भी रहे। यहां पर कह रहे शुगर, जो जो होगा उसको वही सुनाई देगा, शुगर प्लस नाइट्रो, अब सुनाई देगा ना, नाइट्रोजनस बेस प्लस, बोलो बस। अच्छा अभी हम बात कर रहे हैं किसकी? न्यूक्लियोसाइड की। तो नाइट्रोजनस बेस में भी अगर हम लोग बात कर ले प्यूरिन, प्यूरिन, शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस, और ये कौन इसका मतलब? न्यूक्लियोसाइड है, और उसमें भी क्या लिखा? प्यूरिन। तो बोलो ये क्या होगा? न्यूक्लियोसाइड। सफिक्स क्या आएगा? और अगर यही सेम होगा, ये देखो सेम होगा, लेकिन यहां पर ये कौन आएगा? पिरिमिडीन। तो यहां पर क्या आएगा? डी। अब चाहे सीन आए और चाहे ये सब क्या है बोलो? अब तो याद रहेगा यार, न्यूक्लियोसाइड, ठीक है? और इसमें भी देख लो सीन है तो प्यूरिन लगा है, और अगर पिरिमिडीन लगा तो डीन आएगा। पता चल गया? ऐसे ही न्यूक्लियोटाइड के लिए लिख लो। अगर इसी में अब इसी में तुम ऐड कर लो फॉस्फेट, ये न्यूक्लियोटाइड बन गया, तो क्या आएगा यहां पर? सफिक्स निलिक एसिड। यहां पर फॉस्फेट ऐड कर लो, पिरिमिडीन है तो क्या आएगा? और चाहे निलिक एसिड आए चाहे निलिक एसिड आए, ये दोनों ही क्या है? तो आप न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड पहचान लोगे। तो जो अभी तुमने पढ़ा था लिपिड के नीचे, वो पता नहीं क्या लिखा है, समझ आ गया क्या लिखा है? सॉरी, हाँ लिखा, दिखाओ क्या हो गया? न्यूक्लियो, ठीक है? कोई डाउट? अब हमें ये पढ़ना है, क्योंकि हमने ये पढ़ा है न्यूक्लिक एसिड जो है वो पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड है। अभी हमने मोनोमर पढ़ा, अब हमें पॉलीमर पढ़ना, ठीक है? इतना लिखो, लिखना है किसी को? इतना लिखो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं कि अब ये मोनोमर कैसे चेंज होगा पॉलीमर में।
कौन सा बॉन्ड से? फॉस्फो एस्टर। कैसे बनेगा? एलिमिनेशन ऑफ वाटर से। हो गया? यहाँ पर ये समझ आ रहा है तो ठीक है, यहीं पर नीचे लिखना नाइट्रोजनस बेस लिंक्ड विद सुगर एट फर्स्ट नंबर ऑफ कार्बन, फॉस्फेट एट फिफ्थ नंबर ऑफ कार्बन। कौन से बॉन्ड से? एन ग्लाइकोसिडिक। कौन से बॉन्ड से? फॉस्फो एस्टर। कैसे बनेगा? एलिमिनेशन ऑफ वाटर से। हो गया? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में अगर देखो, एक न्यूक्लियोटाइड ये है, एक न्यूक्लियोटाइड ये है, तो ये बचेगा क्या? बोले यहाँ पर CH2O। हम इसको ऐसा डायरेक्ट लिख देंगे, समझ जाओगे ना? यहाँ पर कौन है? साइटोसिन। यहाँ पर कौन है? थाइमिन। यहाँ पर कौन है? यूरेसिल। ये सब तो पता है ना, वैसा क्यों लिखा है? चलो अब हमें पढ़ना है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में अगर देखो, एक न्यूक्लियोटाइड ये है, एक न्यूक्लियोटाइड ये है, तो ये बचेगा क्या? बोले यहाँ पर CH2O। हम इसको ऐसा डायरेक्ट लिख देंगे, समझ जाओगे ना? यहाँ पर हम चाहे H लिखें चाहे OH, क्योंकि जैसे RNA में न्यूक्लियोटाइड जुड़ेंगे वैसे ही DNA में भी जुड़ेंगे। ठीक है? और यहाँ पर हम चाहे H लिखें चाहे OH, क्योंकि जैसे RNA में न्यूक्लियोटाइड जुड़ेंगे वैसे ही DNA में भी जुड़ेंगे। ठीक है? और ये है OH। यहाँ पर था अभी बोलो CH2OH था ना, तो अभी CH2 से ये आपने देखा O, बोलो ये हम ऐसा लिख सकते हैं। बोलो कौन सा बॉन्ड है ये? फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। ठीक है? और यहाँ से कौन लगा होगा? बोलो नाइट्रोजनस बेस। क्या ये एक न्यूक्लियोटाइड है? बोलो जल्दी, कोई डाउट किसी को? अब हमें पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन पढ़ना है, तो जैसे ये एक न्यूक्लियोटाइड, ऐसे ही दूसरा न्यूक्लियोटाइड ये आपस में जुड़ेंगे। चलो ये तो सही है, ये CH2OH। देखो यहां से भी लगा होगा ये, देखो फॉस्फेट। तो फॉस्फेट कैसे लगाओगे तुम? कहां से लिया गया? बोलो फॉस्फोरिक एसिड से। OH OH और ये कर दे OH। बोलो कोई डाउट? अब यहां पर देखो, ये OH और H वाटर का एलिमिनेशन होगा। यहाँ पर OH और H वाटर का एलिमिनेशन होगा। बोलो कोई डाउट? और अब इनके बीच को ये फॉस्फो एस्टर बॉन्ड बनेगा ये, और इसके बीच फॉस्फो एस्टर बॉन्ड बनेगा, तो आगे कौन सा बॉन्ड बन जाएगा? फॉस्फो।
किसी को कोई डाउट? और देख लो तुम यहाँ पर। अब देखो, अब इनको हटा दें, बोलो कोई डाउट? ये देखो, इसको हटा दिया। अब बोलो यहाँ पर ये इसके बीच और इसके बीच, यहाँ पर कौन सा बॉन्ड? एस्टर बॉन्ड। यहाँ पर कौन सा बॉन्ड? एस्टर बॉन्ड। तो यहाँ पर हम ये बोले कि कौन सा बॉन्ड बना? फॉस्फो डाई एस्टर बॉन्ड। बोलो कोई डाउट? ये फॉस्फो, तो दो न्यूक्लियोटाइड आपस में कैसे जुड़े हैं? फॉस्फो डाई एस्टर बॉन्ड। अब आप ज्यादातर यही बताते हैं न्यूक्लियोटाइड में फॉस्फेट लगा है, फॉस्फो डाई एस्टर बॉन्ड। नहीं भैया, न्यूक्लियोटाइड में ये न्यूक्लियोटाइड यहाँ तक था, देखो फॉस्फेट, शुगर और नाइट्रोजनस बेस। ये बॉन्ड कौन सा था? बोलो फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। ये था फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। बोलो बात सही है? खाली हम इसको लेंगे, इसके बीच कौन सा? फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। लेकिन जब दो न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ेंगे तो ये दो एस्टर बनेंगे, फॉस्फो डाई एस्टर बॉन्ड। बात समझ गए? अब ऐसे तुम इसके नीचे लगाते चले जाओ, यहाँ से तीसरा ऐड कर दो न्यूक्लियोटाइड, उसके नीचे चौथा ऐड कर दो, चाहे इधर जोड़ते चले जाओ। बोलो कोई डाउट? बात समझ गए? तो क्या लिखोगे? इना डाई न्यूक्लियोटाइड और पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, टू न्यूक्लियोटाइड लिंक्ड थ्रू फॉस्फो डाई एस्टर बॉन्ड, और एक फॉस्फेट जुड़ा है न्यूक्लियोटाइड में फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। तो आप तो नहीं बोलोगे सुगर फॉस्फेट से जुड़ा है फॉस्फो डाई एस्टर बॉन्ड। कुछ अंतर समझ आया? तो लिखो नीचे इना डाई न्यूक्लियोटाइड और पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, और एक घंटा लिखो, मैं तुम्हें मारो तो लिखिए, लिखो इना डाई न्यूक्लियोटाइड और पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। अब ये डाई न्यूक्लियोटाइड ही तो है, दो न्यूक्लियोटाइड है, तो इना डाई न्यूक्लियोटाइड और पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, टू न्यूक्लियोटाइड लिंक्ड थ्रू, टू न्यूक्लियोटाइड लिंक्ड थ्रू फॉस्फो डाई एस्टर बॉन्ड, या लिंकेज कुछ भी लिख सकते हो। इना डाई न्यूक्लियोटाइड और पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, टू न्यूक्लियोटाइड लिंक्ड थ्रू फॉस्फो डाई एस्टर बॉन्ड। तो अब ये डाई न्यूक्लियोटाइड है ना, ऐसे इसके आगे न्यूक्लियोटाइड करते चले जाओ, क्या बन जाएगा? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। तो ये दो न्यूक्लियोटाइड तो हमेशा जुड़ेंगे फॉस्फो डाई एस्टर बॉन्ड से। बात समझ गए? अब तो गलत नहीं करोगे। इतना एज इट इज तुम पढ़ोगे, जब डीएनए पढ़ोगे और आरएनए पढ़ोगे, कहां वहां पर कुछ बातें एक्स्ट्रा बताएंगे। एक्स्ट्रा बताने का मतलब वहां पर ये कहेंगे कि डीएनए और आरएनए दोनों ही जेनेटिक मटेरियल होते हैं, लेकिन उनमें ज्यादा अच्छा जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है क्योंकि वो ज्यादा स्टेबल होता है। आरएनए लेस स्टेबल होता है क्योंकि आरएनए में वहां पर अलग अलग रीजन पढ़ोगे। जो आरएनए है उसका जो राइबोज शुगर है उसमें एक एक्स्ट्रा ओएच होने की वजह से वो ज्यादा रिएक्टिव होता है, और जो जितना ज्यादा रिएक्टिव होता है उतना कम स्टेबल होता है। और ये जो है डीएनए डीऑक्सीराइबोज उसके कंपैरिजन में कम रिएक्टिव होती है, इसलिए स्टेबल ज्यादा होती है। ये भी बताएंगे, पहले राइबोज ही थी, पहला जेनेटिक मटेरियल आरएनए ही था, उसमें केमिकल मॉडिफिकेशन के बाद डीऑक्सीराइबोज या डीएनए बना है। ठीक है, फिलहाल ये सारी बातें हम लोग जेनेटिक्स में करेंगे, इतना नोट कर लो। इसके बाद अगली हेडिंग स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो फॉस्फोडाइएस्टर कैसे बनेगा वो आपको पता होना चाहिए। अब पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, न्यूक्लिक एसिड का बिल्डिंग ब्लॉक कौन है? न्यूक्लियोटाइड। ये हमने आपको पढ़ाया था, प्रोटीन बता रहे थे, तो फिर से सुन लो। मोनोमर जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक होता है किसी भी पॉलीमर का। इतना याद कर लोगे तो कभी गलत नहीं करोगे। जैसे पॉलीसैकेराइड का बिल्डिंग ब्लॉक उसका मोनोमर कौन है? मोनोसैकेराइड। प्रोटीन का बिल्डिंग ब्लॉक उसका मोनोमर कौन है? एमिनो एसिड। न्यूक्लिक एसिड का बिल्डिंग ब्लॉक उसका मोनोमर कौन है? न्यूक्लियोटाइड। समझ गए? तो मोनोमर इज बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ पॉलीमर। ठीक है ना? अब सारे पॉलीमर का मोनोमर आपको पता होगा। तीन हम लोगों ने पढ़ा है, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसैकेराइड और प्रोटीन। ठीक है, इतना नोट करो। इसके बाद अगली हेडिंग डाल दो, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। हेट्रोसाइक्लिक रिंग जो बोला किसके बारे में? नाइट्रोजनस। जब एनसीईआरटी पढ़ोगे न्यूक्लिक एसिड वाला, लास्ट पहले पैराग्राफ की लास्ट लाइन जो लिखा है ना, न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या होता है? करेक्ट, हेट्रोसाइक्लिक रिंग होती है, एक मोनोसैकेराइड होता है। तो भैया राइबोज और डीऑक्सीराइबोज क्या है? मोनोसैकेराइड। हेट्रोसाइक्लिक रिंग के नीचे लिख लो नाइट्रोजनस बेस, वो नाइट्रोजनस बेस के बारे में लिखा है। और एक होगा फॉस्फेट जो कि फॉस्फोरिक एसिड से लिया गया। लिखो उसी के नीचे, मोनोसैकेराइड नीचे शुगर, पेंटोज शुगर, राइबोज या डीऑक्सीराइबोज, वही तो है। और हेट्रोसाइक्लिक रिंग नाइट्रोजनस बेस के लिए लिखा है। हो गया? इसी को बोलते हैं ना, जब तुम पढ़ोगे आगे तो तुम्हें बताएंगे, जब जेनेटिक्स में फिलहाल बॉन्ड तो पढ़ ही रहे हो। ये देखो, ये फर्स्ट नंबर ऑफ कार्बन ये पढ़ा था ना, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। यहां भी पढ़ा था ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। इस बॉन्ड को बोलते हैं ना 3 to 5 फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। क्यों? पहले न्यूक्लियोटाइड का थर्ड नंबर ऑफ कार्बन से फॉस्फेट लगाए और दूसरे के फिफ्थ नंबर ऑफ कार्बन से लगाए, इसलिए बोलते हैं 3 to 5 फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। क्वेश्चन आता है जेनेटिक्स में, इन अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, टू न्यूक्लियोटाइड लिंक्ड थ्रू, तो वो पूछेगा 3 to 5, 5 to 3, तो पहले किसका लोगे? पहले न्यूक्लियोटाइड का थर्ड नंबर ऑफ कार्बन से, और दूसरे के फिफ्थ नंबर ऑफ कार्बन से क्या लगाए? फॉस्फेट। एक न्यूक्लियोटाइड देगा तब, कभी कंफ्यूजन है वो भी दूर करता हूं, एक न्यूक्लियोटाइड देगा तब बोलोगे फिफ्थ नंबर ऑफ कार्बन से फॉस्फेट लगाए। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में अगर हम यहां से नहीं जोड़ेंगे तो दो न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ेंगे नहीं। समझ गए? इसलिए इसको 3 to 5 फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बोलते हैं, याद रहेगा। चलो हेडिंग डाल दो, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। नेक्स्ट टाइम पे यहीं से कंटिन्यू करेंगे हम। हो गया सबका? चलिए लास्ट टाइम पे हम लोग पढ़ रहे थे
स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ आपने पढ़ा है कि जो प्रोटीन है ये चेन ऑफ एमिनो एसिड्स है जिन्हें हम पॉलीपेप्टाइड चेन बोलते हैं, और ये हेट्रोपॉलीमर है। क्या है बोलो? हेट्रोपॉलीमर है। जरा इंसर्ट उठाओ, हेट्रोपॉलीमर है, पढ़ा है ना आपने? अच्छा, हेट्रोपॉलीमर का मतलब क्या आपको बताया था? हाँ, डिफरेंट टाइप्स के एमिनो एसिड पाए जाएंगे, ठीक है ना। अब चलिए आगे की हम लोग बात करें तो हमें पढ़ना था स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो कह रहे हैं ये प्रोटीन में हम लोग क्या पढ़ेंगे? एमिनो एसिड, ये भी तो केमिकल ही है। अगर हम लोग केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें और उसमें भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केमिकल फॉर्मूला बताया जाता है, जैसे NaCl, MgCl2, ये सब आप पढ़ते हैं। कह रहे हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट ऑलवेज राइट 2 डायमेंशनल व्यू ऑफ द केमिकल या मॉलिक्यूल, ठीक है ना। फिजिसिस्ट राइट 3 डायमेंशनल व्यू, ठीक है, 3D स्ट्रक्चर। कह रहे हैं लेकिन बायोलॉजी में अगर हम लोग प्रोटीन के स्ट्रक्चर की बात करें तो बायोलॉजिस्ट राइट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन एट 4 लेवल, दैट इज प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो हमें यही पढ़ना है कि प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या होता है, टर्शियरी स्ट्रक्चर क्या होता है और क्वाटरनरी क्या होता है। तो लिखो इसमें जरा स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में लिखिए, इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, in inorganic chemistry chemicals classified as in inorganic chemistry chemicals classified as formula like NaCl, MgCl2, NaCl, MgCl2, etc. Next point, organic chemist write या draw, organic chemist write या draw two dimensional wave, two dimensional wave नेक्स्ट पॉइंट, वी बेटा VI, हाँ देखते हैं ना, व्यूज आते हैं ना, कितने व्यूज आते हैं? चैनल बनाओ क्या तुम लोग? देखो 2 डायमेंशनल व्यूज, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट, फिजिसिस्ट मतलब फिजिक्स वाले, फिजिसिस्ट राइट 3 डायमेंशनल वेव, 3 डायमेंशनल वेव, बट biologist draw structure of protein, but biologist draw structure of protein at 4 level, but biologist draw structure of protein at 4 level, that is primary, secondary, tertiary and quaternary structure of protein, that is primary, secondary, tertiary and quaternary structure of protein, ठीक है। चलिए अब ये क्या होता है, तो हमें केमिकल फॉर्मूला इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नहीं पढ़ना, हमें 2 डायमेंशनल व्यू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नहीं पढ़ना, हमें 3 डायमेंशनल व्यू फिजिक्स का नहीं पढ़ना, हमें पढ़ना है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन एट 4 लेवल। कौन सा? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड, चलो हम लोग यहां पर बात करेंगे। आपने पढ़ा था, याद करिए, चेन ऑफ एमिनो एसिड पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? जैसे आपने ये पढ़ा है ये आपने पढ़ा है। अच्छा, अगर हम डायरेक्ट CONH कर दें तो आप मान जाएंगे? क्योंकि पॉलीपेप्टाइड बताते समय बताया था, याद करो, ये बताया था ना। अब यहाँ पर ये NH2 ऐसे करोगे, NH2, तो ये वाटर का एलिमिनेशन होगा, तो क्या बचेगा? CONH, क्योंकि ये बता चुके हैं ना पॉलीपेप्टाइड चेन बताते समय। तो हम डायरेक्ट NH लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखते हैं CONH, ठीक। यहाँ पर क्या आएगा बोलो? CHR, फिर क्या लिखोगे? CONH, CHR, बोलो ये लिख सकते हो कि नहीं ऐसे? CONH ऐसे लिख सकते हैं ना। जहां पर लास्ट कंप्लीट होगा वहां पर क्या लिखोगे? CONH, ठीक है। तो ये चेन ऑफ एमिनो एसिड है, कोई डाउट इसमें किसी को? इसे हम लोग बोलते हैं, ये वाला एंड जो है इसे बोलते हैं लेफ्ट एंड। क्या बोलेंगे? लेफ्ट एंड। इसे बोलेंगे राइट एंड।
इसे क्या बोलेंगे, राइट एंड। हम इसकी बात करें तो हम इसे लिखेंगे, ये अगर हम एक सीक्वेंस की बात करें कि पहला एमिनो एसिड है, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, आप इसे R1 R2 ऐसा कर सकते हैं, R3 R4 ऐसे बढ़ाते चले जाएंगे। तो हम इसे बोल सकते हैं क्या, फर्स्ट एमिनो एसिड, बोलो फर्स्ट एमिनो एसिड, पूरा नाम लिखना, और ये क्या है बोलो, लास्ट। सेकंड क्यों लिखोगे लास्ट, ये सेकंड तो ये होगा ना, सेकंड थर्ड फोर्थ, और ये फोर्थ नहीं बल्कि सबसे लास्ट में जितने हैं लिख सकते हो। तो हमेशा लेफ्ट एंड पर फर्स्ट एमिनो एसिड होगा और राइट एंड पर लास्ट एमिनो एसिड होगा, बोलो बात सही है। यहाँ पर ये फ्री है एमीन ग्रुप NH2, इसे हम एन टर्मिनल बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एन टर्मिनल, ठीक। और यहाँ पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप C फ्री है तो क्या बोलेंगे, C टर्मिनल। तो पहले तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो अब आपसे पूछेगा कि सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड्स में इस तरह से जब है तो लेफ्ट एंड को क्या बोलोगे, एन टर्मिनल फर्स्ट एमिनो एसिड, और राइट एंड को लास्ट एमिनो एसिड और C टर्मिनल। क्यों बोला, इसकी वजह से C टर्मिनल, इसकी वजह से एन टर्मिनल, बात समझ गए। अब चलो यार, अगर हम यहाँ पर ये कहें, ऐसे लाइन खींच दें, ये एक लाइन, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं ये यहाँ पर एक एमिनो एसिड है, ये एक एमिनो एसिड, ये एक एमिनो एसिड, ये एमिनो एसिड, ऐसे बना सकते हैं कि नहीं बना सकते, बोलो। ये एमिनो एसिड है, दो एमिनो एसिड के बीच बॉन्ड कौन सा है, पेप्टाइड बॉन्ड। यहाँ पर कौन सा बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड, यहाँ पर कौन सा बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड। तो अगर दो ही एमिनो एसिड है, अगर ये बोलो एक है पेप्टाइड बॉन्ड, फिर ये है पेप्टाइड बॉन्ड, यहाँ पर कितने पेप्टाइड बॉन्ड दिखेंगे, अभी दो पेप्टाइड बॉन्ड, एक यहाँ और एक यहाँ, ठीक है ना, ऐसे बढ़ाते चले जाओगे, ठीक है। जितने एमिनो एसिड होंगे उससे एक कम पेप्टाइड बॉन्ड होगा, बात सही है। ऐसे पॉलीसैकेराइड में जितने मोनोसैकेराइड होंगे उससे एक कम ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड होगा, ऐसे न्यूक्लिक एसिड जितने न्यूक्लियोटाइड होंगे उससे एक कम, बोलो बात सही है। तो अब सुनो, यहाँ पर ये ऐसे एक न्यूक्लिक एसिड, जैसे मान लो ये सॉरी एमिनो एसिड ये है, दूसरा ये है, इनके बीच बॉन्ड कौन सा है, पेप्टाइड बॉन्ड। तो क्या ये पॉलीपेप्टाइड की चेन नहीं बन गई, ठीक है। इस स्ट्रक्चर में हम ये बता सकते हैं कि पहला एमिनो एसिड कौन है, दूसरा कौन है, तीसरा कौन है, चौथा कौन है। अगर R की जगह भी हाइड्रोजन लगा दे, CH2OH लगा दे, CH3 लगा दे, कोई एरोमेटिक कंपाउंड लगा दे, ऐसे हम लगाते चले जाए, तो आप ये बता सकते हैं ना कौन पहला एमिनो एसिड, कौन दूसरा, कौन तीसरा, कौन चौथा और कौन लास्ट, बता सकते हैं कि नहीं। जहां पर हम लोग इंफॉर्मेशन ऑफ पोजिशनल इंफॉर्मेशन ऑफ एमिनो एसिड बता पाए, इसे बोलते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, और उसको ऐसे एक लाइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे, एक लाइन से क्यों रिप्रेजेंट करेंगे, अरे भैया एक लाइन में ही तो ये लगा है, बात समझ गए। तो कहानी खत्म। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कहते हैं लाइन डायग्राम रिप्रेजेंट प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इन विच पोजिशनल इंफॉर्मेशन ऑफ एमिनो एसिड्स आर प्रेजेंट। जहां पर हम लोग इंफॉर्मेशन बता सकते हैं, पोजीशन बता सकते हैं, इसे बोला पोजिशनल इंफॉर्मेशन ऑफ एमिनो एसिड। कोई डाउट इसमें, याद रहेगा। चलो तो हम इसे यहाँ पर लिख सकते हैं। अब हम प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन लिख दे तो आप मान जाएंगे, बात समझ गए। तो क्या लिखेंगे, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, तो यहाँ पर लिख रहे हैं लाइन डायग्राम। क्यों लाइन डायग्राम से बोलोगे, समझ गए ना। A line diagram represent primary structure of protein, primary structure of protein in which positional information of amino acids are present. बोलो बात सही है। That is which one is first, that is which one is first amino acid, which one is and which one is last, which one is last, बोलो कोई डाउट, याद रहेगा। ये स्ट्रक्चर है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, जिसे हम अब लिख सकते हैं, इसे आप लेफ्ट एंड बोलिए। अब यहाँ पर लिख दे, थोड़ा सा आपको समझ आएगा, पता नहीं क्या लाइन खींचा है, तो आपको आइडिया लग जाएगा, बोलो बात सही है। लेफ्ट एंड, इसे क्या बोलोगे, फर्स्ट एमिनो एसिड, बोलो बात सही है। इसे क्या बोलोगे, एन टर्मिनल, कोई डाउट। और ये ऐसा क्यों लिखा, कभी अगर ऐसा ही लिख के आपको दे दे अभी समझ जाओगे, ये नहीं कहो पता नहीं सर एक लाइन लिखा था और ऐसे लिखा तो कुछ समझ ही नहीं आया, तो कुछ समझ नहीं आया तो इसको याद कर लेना, बोलो बात सही है। तो अब बताओ यहाँ पर क्या होगा, ये राइट एंड लास्ट एमिनो एसिड, बोलो बात सही है। और क्या बोलोगे, C टर्मिनल, ठीक। तो जब ऐसे लाइन खींचे रहते हैं तो ऐसे लिखा होता है ये N और C, ठीक है। कोई डाउट, कंप्लीट हो गया प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। लेकिन अब कह रहा है ये एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर है ना, एक लाइन डायग्राम है ना, कह रहा है बट प्रोटीन इज नॉट अ रिजिड रॉड लाइक स्ट्रक्चर। ये प्रोटीन ऐसे ही रिजिड रॉड लाइक नहीं रहेगी, बल्कि ये जो एमिनो एसिड है ये एक दूसरे पर फोल्ड भी होते हैं। जैसे ये एमिनो एसिड है तो ये इस तरह से ऐसे फोल्ड भी होते हैं, ठीक है ना। ये एमिनो एसिड है तो कुछ इस तरह से ऐसे इनकी फोल्डिंग भी पाई जाएगी, ऐसे ये फोल्ड भी होंगे, समझ गए। तो अगर एमिनो एसिड एक दूसरे पर ऐसे फोल्ड होने लगे और ये फोल्डिंग ऑलवेज होगी राइट डायमेंशन, राइट हैंडेड फैशन में। कैसे होगी बोलो, ये फोल्डिंग कैसे होगी, राइट हैंडेड फैशन में। डीएनए पढ़ते हो राइट हैंडेड और लेफ्ट हैंडेड, ठीक है ना। इधर ये फोल्डिंग ऑलवेज होगी राइट डायमेंशन, राइट हैंडेड फैशन में। कैसे होगी बोलो, ये फोल्डिंग कैसे होगी, राइट हैंडेड फैशन में। डीएनए पढ़ते हो राइट हैंडेड और लेफ्ट हैंडेड, ठीक है ना। इधर से करेंगे तो लेफ्ट हैंडेड, इधर से करेंगे तो ये फोल्डिंग जो है वो कैसी है बोलो, राइट हैंडेड फैशन। तो क्या बोलेंगे कि प्रोटीन इज नॉट रिमेन एज अ रिजिड रॉड like structure but amino acids folded upon itself, then it forms secondary structure of protein like revolving staircase। याद रहेगा, इसके जैसा
रिवॉल्विंग स्टेयर केस के जैसा। तो हम आगे लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे अब जरा देखो, यहां पर लिखा प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज नॉट, या स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज नॉट रिमेन एज रिजिड रॉड लाइक स्ट्रक्चर। ये रिजिड रॉड लाइक स्ट्रक्चर नहीं होगा, बल्कि एमिनो एसिड्स फोल्डेड, बोलो बात सही है, वन अपॉन अनदर, ठीक है, ऐसे हम बोल दें, एंड फॉर्म अ सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ, जब ये फोल्ड होने लग जाएंगे तो क्या फॉर्म करेगा, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन लाइक रिवॉल्विंग स्टेयर केस, इन विच ओनली, आगे लिखा भी है, जहां पर खाली एक ही टर्मिनल दिखता है, सी टर्मिनल, ठीक है ना, रिवॉल्विंग स्टेयर केस। आपको ये पता होना चाहिए सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कैसा है, बोलो रिवॉल्विंग स्टेयर केस। कभी ये वाली सीढ़ी देखा है, ऐसे जो ऐसे घूम कैसे जाती है, ऐसे ना, वहीं से उठती है और वहीं पर ऐसे ऊपर चली जाती है, ठीक, मुझे लगता है बहुत अच्छी डिजाइन बनी है, उनके पास जगह कम है तो सरफेस एरिया बढ़ा रहे हैं, बोलो बात सही है कि नहीं, तो वैसे ही ये घूमी है इस तरह से। और हमेशा याद रखो कि फोल्डिंग ऑलवेज अगर इन, फोल्डिंग किसकी, फोल्डिंग प्रोटीन की, ऑलवेज अकर इन राइट हैंडेड फैशन, राइट हैंडेड फैशन। अच्छा सुनो, नहीं अभी तो देखो ध्यान से, यहां पर यार ये एमिनो एसिड होगा, बोलो यहां पर ये एमिनो एसिड होगा, ये एमिनो एसिड होगा। अब देखो जरा, ये यहां पर फोल्ड ही तो हो रहा है, यहां भी होगा यहां भी होगा, बोलो बात सही है कि नहीं, यहां भी होगा यहां भी होगा, ऐसे पाए जाएंगे नहीं पाए जाएंगे, तो इनके बीच अब ये जो एमिनो एसिड, बताओ इनके और इनके बीच कौन सा बॉन्ड है, पेप्टाइड बॉन्ड, इनके बीच कौन सा बॉन्ड है, पेप्टाइड बॉन्ड, ऐसे है ना प्रेजेंट यहां पर पेप्टाइड बॉन्ड, ऐसे ही देखो इनके बीच, ये यहां पर तो पेप्टाइड बॉन्ड होगा, ठीक है, और इनके बीच यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड भी प्रेजेंट होगा, कौन सा बॉन्ड, तो यहां तो पेप्टाइड बॉन्ड होगा, ये एमिनो एसिड कौन सा बॉन्ड है, ये पेप्टाइड बॉन्ड, क्योंकि ये पॉलीपेप्टाइड की चेन है ना, और ये हाइड्रोजन बॉन्ड भी होंगे। ये हाइड्रोजन बॉन्ड क्या प्राइमरी स्ट्रक्चर में था क्या, यहां पर ये एमिनो एसिड सबके बीच खाली पेप्टाइड बॉन्ड होगा, लेकिन सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन बॉन्ड भी होगा, बोलो याद रहेगा। इस तरह की फोल्डिंग है, इस तरह का स्ट्रक्चर है, इसे बोलते हैं अल्फा हेलिक्स, क्या नाम दिया, इसे बोला अल्फा हेलिक्स, ठीक है ना। और यही फोल्डिंग कुछ इस तरह से हो जाए, इस तरह की फोल्डिंग है, तो बोलो ऐसे अगर यहां पर फोल्डिंग है, तो बोलो यहां पर ये एमिनो एसिड होंगे, कौन सा बॉन्ड होगा, पेप्टाइड बॉन्ड, और इनके बीच कौन सा बॉन्ड होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड, इसे बोलते हैं बीटा हेटेड शीट, याद रहेगा। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में खाली पेप्टाइड बॉन्ड होगा, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में पेप्टाइड बॉन्ड के साथ साथ हाइड्रोजन बॉन्ड भी होगा, बोलो याद रहेगा। अब यहां पर तुम कर सकते हो एन टर्मिनल और सी टर्मिनल, एन टर्मिनल और सी टर्मिनल, बात समझ गए, कोई डाउट, चलो इतनी सी कहानी है सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो दो स्ट्रक्चर आपने पढ़ा, एक तो प्राइमरी स्ट्रक्चर कैसा बोलोगे, प्लेन, एक लाइन डायग्राम रिप्रेजेंट प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, रिवॉल्विंग स्टेयरकेस सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अब यही फोल्डिंग और ज्यादा हो जाए लाइक हॉलो वुलन बॉल, ठीक है ना, तो हॉलो वुलन बॉल, अब तुम लोग स्वेटर बुनते हो, मम्मी बुनती है घर में, ऐसे ऊन क्या करती है, लपेटती है ना ऐसे, तो ऐसा स्ट्रक्चर हॉलो वुलन बॉल लाइक स्ट्रक्चर कहलाता है टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। यहां पर बोल रहे हैं हॉलो वुलन बॉल लाइक स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अब देखो ये ऐसे है, ये देखो ऐसे फोल्डिंग करना है, ऐसे देखो, ये तुम चाहे जहां ऐसे मोड़ डालो ऐसे, तो जब ये फोल्डिंग करते हो ऐसे उनका गोला ऐसे लपेटते हैं, तो उसमें उसका लपेटने के बाद दोनों एंड दिखाई पड़ते हैं धागे के, उनके खाली एक दिखाई पड़ता है, एक दिखाई पड़ता है, कौन, पहला वाला लास्ट वाला, तो पहला कौन होता है, एन की सी, एन, और दिखेगा कौन, बोलो याद रहेगा, कोई डाउट होगा तो सब में ना एन भी होगा और सी भी होगा। अब इसको खोलो तो बड़ी सी लाइन मिलेगी ना, लेकिन हमेशा वो प्लेन लाइन में ही नहीं रहती, रिजिड रॉड लाइक नहीं रहती, बल्कि फोल्डिंग भी होती है, याद रहेगा। तो ये भी तो पॉलीपेप्टाइड है, ढेर सारे पेप्टाइड बॉन्ड है कि नहीं है, ये भी पॉलीपेप्टाइड है और ये भी पॉलीपेप्टाइड है, बोलो बात सही है, कोई डाउट। ये टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कैसा रिप्रेजेंट होगा, बोलो तो हॉलो वुलन बॉल लाइक, करेक्ट। अब यही चीज अगर when more than one polypeptide, या ऐसे बोले when two or more than two polypeptide chains present together it form quaternary structure of protein like cube or plate, कैसा होगा, प्लेट और क्यूब लाइक, ठीक है ना। तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन क्या बोलेंगे, when two or more than two polypeptide chain present together
present together and form a cube or plate like structure. It is called, that is represent quaternary structure of protein. तो आपको पता होगा प्राइमरी स्ट्रक्चर कौन है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर कौन है, टर्शियरी स्ट्रक्चर कौन है और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कौन है. स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. तो आपको पता होगा प्राइमरी स्ट्रक्चर कौन है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर कौन है, टर्शियरी स्ट्रक्चर कौन है और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कौन है. जैसे ये देखो, ये था कौन सा बोलो, ये पॉलीपेप्टाइड की चेन है, इसी को उठा लिया, ये बन गया एक क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. लेकिन इनके बीच यहां पर डाई सल्फाइड बॉन्ड भी होंगे. कौन सा बॉन्ड होगा? जैसे तुम पढ़ोगे आगे इंसुलिन, क्या पढ़ोगे, बायोटेक में पढ़ोगे इंसुलिन, ठीक है ना, वहां पर पढ़ोगे दो चेन होती है, ए और बी, मेच्योर इंसुलिन में, क्योंकि मेच्योर में तुम्हें और चेन पढ़ोगे सी, ठीक है ना, तो वहां पर पढ़ाएंगे किसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तो मेच्योरेशन में ही थी, नहीं बन पा रही थी, ठीक है. तो ए और बी, इसमें होगा 30, ये पॉलीपेप्टाइड अमीनो एसिड होंगे ना, 31 अमीनो एसिड, और यहाँ पर होगा 20 अमीनो एसिड. टोटल कितने होंगे? 51 अमीनो एसिड. फॉर एग्जांपल किसका स्ट्रक्चर है बोलो? इंसुलिन का. तो इंसुलिन अगर आपसे पूछे कौन सा स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करता है बोलो? क्वाटरनरी स्ट्रक्चर. कितनी चेन है बोलो? 2, ए और बी, इसी को अल्फा और बीटा बोल सकते हो, ठीक है ना, बोल सकते हो, अल्फा और बोल दोगे कोई दिक्कत नहीं. क्या बोला? ए और बी. यहाँ पर ये पॉलीपेप्टाइड है, कितने अमीनो एसिड है? 31 अमीनो एसिड. और ये भी पॉलीपेप्टाइड है, कितने है बोलो? 20 अमीनो एसिड, ठीक है ना. टोटल बताओ कितने हो गए इंसुलिन में? 51 अमीनो एसिड. तो अगर ऐसे ही आपसे पूछ ले कि इंसुलिन कौन सा स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि पॉलीपेप्टाइड की चेन है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. कितनी पॉलीपेप्टाइड चेन होंगी? 2. टोटल कितने अमीनो एसिड होंगे? 51, ठीक है. ऐसे ही दूसरा एग्जांपल है हीमोग्लोबिन. कौन है? हीमोग्लोबिन. इसमें टोटल चेन पाई जाती हैं 4. कितनी होती हैं? 4. 2 एक जैसी होती हैं जिसे बोलते हैं अल्फा, और 2 एक जैसी होती हैं जिन्हें बोलते हैं बीटा. ये तो एक जैसी है तो क्या बोलेंगे? अल्फा. और ऐसे ही 2 एक जैसे होंगे तो क्या बोलेंगे? ठीक है. तो इसे बोलेंगे हीमोग्लोबिन में 2 अल्फा और 2, लिख रहे हैं देखो जरा, हीमोग्लोबिन में दो एक जैसी होंगी अल्फा चेन, और 2 एक जैसी होंगी उन्हें, ये तो तुम्हें आगे भी आएगा, पढ़ना पड़ेगा, अल्फा और बीटा चेन, ठीक है ना. ठीक. अब इसमें भी याद रखना, ईच अल्फा चेन कंटेन each alpha chain contain 141 amino acid. Each beta chain contain 146 amino acid. अब आपसे पूछेगा कि बताओ हीमोग्लोबिन जो है वे पॉलीपेप्टाइड चेन है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन रिप्रेजेंट करता है, टोटल एमिनो एसिड कितने होंगे? तो कितना लगाओगे टोटल एमिनो एसिड? हाँ 280. पक्का? काई फिजिक्स पढ़ते हो तुम लोग. अभी लिखा ईच अल्फा चेन 141, तो हीमो हाँ 280. पक्का? काई फिजिक्स पढ़ते हो तुम लोग. अभी लिखा ईच अल्फा चेन 141, तो हीमोग्लोबिन कितनी अल्फा चेन है? 2. तो पहले इसका डबल करोगे. क्या लिखा? ईच बीटा चेन, कितना? 140 से कितनी बीटा चेन है? वैसे ओ करके आओगे एग्जाम में, तो अगर हम समझ नहीं पाए, समझना ही तो है, एग्जाम और पाएगा. तो बोलो यहाँ पर टोटल कितना हो जाएगा? हीमोग्लोबिन 141, डबल करो कितना हो जाएगा? 282. कितना हो गया? 282 है ना. बोलो यहाँ पर 146 कितना हो गया? 292. ठीक है. अब दोनों को जोड़ दो, बताओ कितना हो गया? हाँ सबका जोड़ भी नहीं आता, जोड़ आता इसके नीचे लिखे धन, नीचे 292, 292, हाँ 2 और 2 4, 9 और 8 17. ये भी नहीं बता पा रहे, धिक्कार है तुम्हारी जिंदगी पर. कितना हो गया बोलो? 4 और 17 7. अब 2 और 1 बोलो. अब समझ आया? कितना आया? 570. अभी भी कोई कह रहा 5. अब 2 और 2 4 लाख में 4 ही आएगा. हाँ जोड़ हटाना भी सीखते हो क्या तुम लोग? बात समझ गए? ये प्रोटीन हो गई कंप्लीट. ठीक है. इतना पूछेगा आपसे. हीमोग्लोबिन के बारे में दिया, इंसुलिन के बारे में नहीं दिया. आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं. कहानी हो गई खत्म. या आप लिख सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. इसके बाद नेक्स्ट स्टडी है एंजाइम.
एंजाइम। करें कि ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, मतलब कि लगभग जितने भी एंजाइम हैं ये प्रोटीन होते हैं। लेकिन सारे प्रोटीन जो है वो एंजाइम, आपने पढ़ा था इसके पहले वाले टर्म पर कि जो प्रोटीन है वो हार्मोन का भी काम करते हैं, प्रोटीन जो है वो एंटीबॉडी का भी काम करते हैं, प्रोटीन जो है वो रिसेप्टर का भी काम करते हैं, प्रोटीन जो है वो ट्रांसपोर्टर का भी काम करते हैं। बोलो बात सही है? तो प्रोटीन तो अलग अलग काम करते हैं, लेकिन प्रोटीन एंजाइम का भी तो काम करते हैं। तो ऐसे प्रोटीन जो कैटालिस्ट का काम करने लग जाते हैं, जो रिएक्शन को कैटालाइज कराते हैं, केमिकल रिएक्शन को, ऐसे प्रोटीन को हम एंजाइम बोलते हैं। बाकी प्रोटीन और दूसरे कामों में भी आती है, तो ये बात याद रखोगे। ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन बट ऑल प्रोटीन आर नॉट एंजाइम। अच्छा, ऑलमोस्ट बोला है क्योंकि उन्होंने उसी पहली लाइन में लिखा है कि समटाइम्स न्यूक्लिक एसिड जहां लिखा पहली लाइन उसके ऊपर लिखो आरआरएनए। आरआरएनए पहली लाइन लिखा है एनसीईआरटी में ना, उसी ऊपर लिखो आरआरएनए। कभी जीवन में आरएनए नहीं पढ़ी हो? लो दिखाओ, लो किताब उठाओ, उठाओ तो। बहन ने लिखा है ARE, आरआरएनए। कभी जीवन में आरएनए नहीं पढ़ा है? 12th पास हो ना? हाँ, राइबोन्यूक्लिक एसिड, और आर का मतलब 12th पास हो ना? हाँ, अगर सर आप सब कर रहे हैं हम पर, अब 12th पास है कि नहीं है? ये आरआरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए नहीं पढ़ा है? इन्होंने लिखा है आरआरएनए, इतना बड़ा से लिखी तभी समझिए कुछ तो गड़बड़ है। हाँ, आरआरएनए। हाँ, कोई और भी कुछ लिखा होगा, कोई भरोसा नहीं, कोई ऐसे लिखा होगा आरआरएनए। हाँ हाँ, स्मॉल ही आर होगा, ऐसे लिखो। हाँ चलो, राइबोसोमल आरएनए पढ़े हो ना यार, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए पढ़े हो ना? अरे 12th पास हो, याद नहीं है तो लिखना पढ़ना तो जानते हो, ठीक है ना? अरे क्यों लगा? आरएनए तो 3 टाइप यही लिखोगे ना, आर। चलो तो आरआरएनए, ठीक है ना? 3 टाइप होंगे, तुम्हें जेनेटिक्स से पढ़ाएंगे, आरआरएनए, एमआरएनए और टीआरएनए। आरआरएनए कैटालिस्ट का काम करता है, एमआरएनए टेम्पलेट प्रोवाइड करता है। ये नहीं पता टेम्पलेट क्या पता होगा, पता नहीं पढ़ाने लग गए, ठीक है ना? और तो आगे पढ़ाएंगे आपको, टीआरएनए डॉक्टर का काम करता है, ठीक है? चलो फिलहाल तो कह रहे हैं कि कभी कभी सही करो उसको, तो आरआरएनए, ठीक है? तो कोई बात नहीं, तुम्हें ऐसा नहीं, बहुत लोग कुछ और लिखे होंगे, तुम टेंशन नहीं लो। आगे चले तो आरआरएनए। हाँ, गुस्सा रही मनी, बहुत बेइज्जती हो गई होगा। हाँ, आज के बाद आगे नहीं बैठेंगे, तो समझ गए? चलो आगे, तो मारो पहले तो घंटा, चले आगे, ठीक है? अब सुनो, जाइम बोलते हैं, ठीक है ना? इसको छोड़ दिया जाए, इसीलिए बोला था ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, क्योंकि कुछ एंजाइम जो है न्यूक्लिक एसिड भी है। कौन सा न्यूक्लिक एसिड? आरएनए। और आरएनए भी कौन सा टाइप? आरआरएनए, ठीक है ना? क्योंकि आप अगर आरएनए खाली लिखेंगे तो आगे ये भी पूछेगा आपसे आरआरएनए, एमआरएनए की टीआरएनए, हमने डायरेक्ट क्या लिखा? आरआरएनए, ठीक है ना? चलो, तो इसे क्या बोलते हैं? राइबोजाइम। इसको छोड़ दिया जाए तो बाकी सब तब हम लिख सकते हैं ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। लेकिन जरूर याद रखोगे, सारे एंजाइम जैसे आपने एनिमल किंगडम में पढ़ा है, ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट बट ऑल कॉर्डेट आर नॉट वर्टिब्रेट, ठीक है ना? वैसे यहाँ पर अभी आगे भी पढ़ोगे, ऑल लोकोमोशंस आर मूवमेंट बट ऑल मूवमेंट आर नॉट लोकोमोशन, ठीक है ना? वैसे यहाँ पर ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन बट ऑल प्रोटीन आर नॉट। अच्छा, एंजाइम कह रहा है प्रोटीन है ना, तो प्रोटीन का तो हमने स्ट्रक्चर पढ़ा, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर और टर्सरी स्ट्रक्चर। तो कह रहा है एंजाइम का स्ट्रक्चर भी हो सकता है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, लाइक एनी प्रोटीन। लेकिन जो एक्टिव एंजाइम होता है वो होता है टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अब ऐसा क्यों? एंजाइम का काम क्या है? एंजाइम जो है वो कैटालिस्ट का काम करता है, जो रिएक्शन को कैटालाइज कराता है, रेट ऑफ रिएक्शन को इनहेंस करता है, बढ़ाता है। कोई भी रिएक्शन, अभी हम लोग यहीं पर पढ़ेंगे, CO2 वाटर से रिएक्ट करता है, फॉर्मेशन होता है कार्बोनिक एसिड का, आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो अगर कोई कैटालिस्ट एंजाइम प्रेजेंट नहीं है तो वो कार्बोनिक एसिड बनता है 200 मॉलिक्यूल पर आवर। अगर वही कैटालिस्ट प्रेजेंट हो जाए तो 6 लाख मॉलिक्यूल एवरी सेकंड बनता है। मतलब एंजाइम इतना फास्ट काम करता है। तो एक्चुअली एंजाइम करता क्या है, ध्यान से सुनो। जैसे मान लो हम उसी रिएक्शन को अगर लिखे, कह रहे कि ये CO2 प्लस H2O और ये फॉर्मेशन हुआ किसका? H2CO3। तो कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है वाटर से, फॉर्मेशन हुआ कार्बोनिक एसिड का। ये रिएक्शन अपने आप भी चलेगी, लेकिन फॉर्मेशन होगा प्रोडक्ट का बहुत स्लो, समझ गए? लेकिन अगर यहीं पर कोई एंजाइम प्रेजेंट हो तो वो इसको क्या करे? जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर एंजाइम प्रेजेंट होगा कार्बोनिक एनहाइड्रेट, तो ये इसको क्या करेगा? इनका बॉन्ड जल्दी तोड़ेगा, नया बॉन्ड जल्दी बनाएगा, इनका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन जल्दी होगा, ठीक है ना? तो ये करता कैसे? अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि कैसे एंजाइम काम करता है। फिलहाल भी एंजाइम पढ़ रहे हैं, हम ये बताना चाह रहे हैं कि एंजाइम का स्ट्रक्चर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी हो सकता है, लेकिन एक्टिव एंजाइम कौन सा होगा? तो ये करता क्या है एंजाइम, ध्यान से सुनो। जैसे अभी आपने पढ़ा था टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, देखो ऐसे ऐसे है ना? तो इस स्ट्रक्चर में ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है इसे बोलते हैं पॉकेट। क्या बोलते हैं? या इसी को बोलते हैं क्लेवाइसेस, या इसी को बोलते हैं एक्टिव साइट। क्या बोलते हैं? अब किसके लिए एक्टिव साइट? ध्यान से सुनो। तो ऐसे ये पॉकेट, ऐसे ये ढेर सारे क्या पाए जाते हैं? पॉकेट। तो एंजाइम क्या है बोलो? प्रोटीन।
तो ये एंजाइम क्या करता है, इन और ये जो सबस्ट्रेट आपको दिख रहे हैं इन्हें क्या बोलोगे, सबस्ट्रेट, जिन्हें आप रिएक्टेंट बोलते हैं, ये इसे हम क्या बोल रहे हैं, सबस्ट्रेट, और ये क्या है बोलो, प्रोडक्ट। ये क्या है, प्रोडक्ट, ठीक है। तो इन सबस्ट्रेट का, हर एक सबस्ट्रेट का एक पर्टिकुलर शेप होता है, क्या होता है, जैसे मान लो इसका कोई शेप इस तरह का है, इसका शेप इस तरह का है, ठीक है, और इसके शेप के अकॉर्डिंग एंजाइम के पास एक्टिव साइट जो होता है उसका भी शेप वैसा ही होता है। तो एंजाइम करता क्या है, इन सबस्ट्रेट को अपने पॉकेट में ये फिट कर लेता है ऐसे। इनका बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकडाउन जो है अपने आप हो रहा था, तो स्लो हो रहा था, लेकिन जब ये अपने अंदर इनको ले लेगा तो इनके बॉन्ड को जल्दी तोड़ेगा और नया बॉन्ड जल्दी बनाएगा। बात समझ गए? तो इसके पास एक्टिव साइट है, और अगर कभी इनको क्या करेगा, बाइंड करेगा, बॉन्ड तोड़ेगा, नया बॉन्ड बनाएगा। तो एंजाइम कहता है, मान लो कोई एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेट, कि चलो हम तुम्हारा बॉन्ड जल्दी तोड़ के जल्दी नया बॉन्ड बनाएंगे, प्रोडक्ट जल्दी बन जाएगा। ये कहते हैं चलो ठीक है, आओ हमारे यहाँ पर बैठ जाओ, हमारे पास पॉकेट है, इसमें फिट बैठ जाओ। अगर यही काम प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन हो, ये कहे कि चलो हम तुमको जल्दी से प्रोडक्ट में चेंज करा देंगे, ये आ गए, चलो आ गए, तो बैठाओ हमको, कहाँ बैठा, हमारे पास जगह ही नहीं, इसके पास कोई पॉकेट है, इसके पास इनको बाइंड करने के लिए कोई पॉकेट, और जब तक इनके पास पॉकेट नहीं है, एक्टिव साइट नहीं है, ये सबस्ट्रेट को बाइंड नहीं करा पाएंगे। तो जब बाइंड ही नहीं कराएंगे तो बॉन्ड तोड़ेंगे कैसे, नया बॉन्ड बनाएंगे कैसे? बात समझ गए? तो स्ट्रक्चर तो हो सकता है प्राइमरी, क्योंकि वो प्रोटीन है, लेकिन वो एक्टिव एंजाइम का काम। ऐसे ही सेकेंडरी स्ट्रक्चर, इनके पास उतना अच्छा एक्टिव साइट नहीं होता जितना कि टर्शरी स्ट्रक्चर के पास होता है, बोले याद रहेगा। इसलिए स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन प्राइमरी हो, एंजाइम प्राइमरी हो सकता है, सेकेंडरी हो सकता है, टर्शरी हो सकता है, लेकिन जो एक्टिव एंजाइम होगा वो कौन होगा, टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, बोलो याद रहेगा, कोई डाउट? इतनी सी कहानी है इनकी। तो हर अभी आगे आपको पढ़ाएंगे, ये जो सबस्ट्रेट होता है, अलग अलग सबस्ट्रेट का अलग अलग शेप होता है, और उसी के अकॉर्डिंग एंजाइम के पास एक्टिव साइट होता है उसी शेप के। इसलिए एंजाइम जो है ना वो स्पेसिफिक होते हैं। क्या होते हैं? जैसे मान लो हम कह रहे हैं कि कोई प्रोटीन है जो कि एंजाइम का काम कर रहा है, जिसके पास ये एक्टिव साइट है, ये एंजाइम जिसके पास ये एक्टिव साइट है, और इस एक्टिव साइट के लिए ये एक, मान लो ये सबस्ट्रेट है, ये सबस्ट्रेट इसमें फिट बैठ सकते हैं, जैसा एक्टिव साइट का शेप है वैसा ही सबस्ट्रेट का शेप है। अगर यहीं पर कोई सबस्ट्रेट इस तरह का आ जाए तो क्या ये सबस्ट्रेट इसमें बाइंड हो सकता है क्या? तो कोई भी एंजाइम किसी भी सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं कर सकता। हर एक एंजाइम के लिए स्पेसिफिक सबस्ट्रेट होते हैं, उन्हीं सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज करेगा। इसलिए एंजाइम्स आर स्पेसिफिक। एंजाइम जो है वो पर्टिकुलर सबस्ट्रेट लेके होते हैं। अगर ये एंजाइम ये देखे कि इन दोनों सबस्ट्रेट को ये प्रोडक्ट में चेंज कर रहा है, और आए कर भैया हमको भी चेंज कर दो, कह रहा तुम्हारा साइज अलग और हमारे एक्टिव साइट का साइज अलग, शेप अलग, तुम इसमें फिट बैठ ही नहीं पाओगे, हम कहां से चेंज करेंगे? बोलो बात समझ गए? तो एंजाइम क्या होते हैं? स्पेसिफिक। अब चलो ये तो हो गया, ये प्रोटीन कैटालिस्ट है ना यार, कौन सा है बोलो? प्रोटीन कैटालिस्ट, जिसे हम क्या बोलते हैं? एंजाइम। कह रहा है कि बहुत सारे इनऑर्गेनिक, अच्छा ये प्रोटीन क्या है? अमीनो एसिड, और प्रोटीन इनऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक, तो कह रहा है ये ऑर्गेनिक कैटालिस्ट, हम इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, एंजाइम कैटालिस्ट बोल सकते हैं। बोलो बात सही है? कह रहा है कि बहुत सारे इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट भी पाए जाते हैं, बट दे आर डिफरेंट फ्रॉम एंजाइम कैटालिस्ट इन मेनी वेज। कई तरीके से वो अलग होते हैं, लेकिन एक वो कह रहा है, एक एग्जांपल हम देते हैं, जैसे इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट रिमेन एक्टिव एट हाई टेंपरेचर एंड प्रेशर। क्या बोला? इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट रिमेन एक्टिव एट हाई टेंपरेचर एंड प्रेशर, बट एंजाइम कैटालिस्ट आर डीनेचर्ड एट हाई टेंपरेचर, जैसे इन्होंने लिखा है ब्रैकेट 40 above 42 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब बात आगे बढ़ाते हैं। कह रहे हैं यार जो इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट होंगे वो हाई टेंपरेचर प्रेशर पर काम करेंगे, लेकिन प्रोटीन कैटालिस्ट मतलब एंजाइम जो है वो हाई टेंपरेचर पर काम कह रहा है डीनेचर्ड हो जाएगा। क्यों डीनेचर हो जाएगा? सुनो, क्योंकि जैसे यहां पर हम ये बोले कि यहां पर हम ये बोल सकते हैं कि ये एमिनो एसिड है, क्योंकि ये क्या है? पॉलीपेप्टाइड की चेन ही तो है। बोलो, ये ऐसे एमिनो एसिड है और इनके पीछे कौन है? बोलो, पेप्टाइड बॉन्ड है। ऐसे यहां पर भी होगा, ये यहां पर भी है, क्योंकि ये एंजाइम है और एंजाइम क्या है? ये प्रोटीन है। एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन, और प्रोटीन क्या है? बोलो, पॉलीपेप्टाइड की चेन। ऐसे यहां पर ढेर सारे ये पेप्टाइड बॉन्ड है। जब टेंपरेचर ज्यादा होता है तो ये जो इनके बीच का ये बॉन्ड है ना, ये टूटता है। जब इनके बीच का बॉन्ड टूटेगा तो एमिनो एसिड अपने फिक्स पोजीशन पर रहेंगे क्या? नहीं रहेंगे, इनकी पोजीशन चेंज होगी। जब इनकी पोजीशन चेंज होगी तो ये जो शेप ऐसा था, क्या शेप ऐसा ही रहेगा क्या? नहीं, शेप डिस्टर्ब हो सकता है, जैसे ये, क्योंकि एमिनो एसिड कुछ इधर उधर होंगे, चेंज होंगे। अब बताओ, इस सबस्ट्रेट का जैसा शेप था तो इस एक्टिव साइट का शेप भी वैसा ही था। अभी एक्टिव साइट का शेप चेंज हो गया, अब ये सबस्ट्रेट क्या इसमें बाइंड हो पाएंगे क्या? नहीं हो पाएंगे। तो जब बाइंड जब तक नहीं होंगे तब तक ये इनको प्रोडक्ट में चेंज, इसका मतलब अभी एंजाइम का काम नहीं कर रहा है। तो हाई टेंपरेचर पर एंजाइम डीनेचर्ड हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। बोलो याद रहेगा? क्यों? क्योंकि पेप्टाइड बॉन्ड टूटने लग जाते हैं, उनका शेप वैसा नहीं रहता, चेंज हो जाता है। लेकिन कह रहा है कि कुछ ऐसे भी एंजाइम है जो थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म से निकाले जाते हैं, वो एंजाइम थर्मोस्टेबल होते हैं, वो हाई टेंपरेचर पर भी एक्टिव रहते हैं, 80 to 90 डिग्री सेल्सियस पर। जैसे मान लो कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म जो हाई टेंपरेचर पर रहता हो, और अगर उसके अंदर का एंजाइम वो हाई टेंपरेचर पर सर्वाइव कर रहा है ऑर्गेनिज्म, और उसके अंदर के एंजाइम हाई टेंपरेचर पर खत्म हो जा रहे हैं, तो उसके अंदर की मेटाबॉलिज्म चल पाएगी क्या? जब उसके अंदर मेटाबॉलिज्म नहीं चलेगी तो क्या वो चल पाएगा क्या? वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। इसलिए उनके अंदर ऐसे ऑर्गेनिज्म जो थर्मोफिलिक होते हैं, उनके अंदर का जो एंजाइम है वो भी थर्मोस्टेबल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कह रहा है कि एक एंजाइम, एक ऑर्गेनिज्म इन्होंने लिखा है, हम उसकी बात करते हैं। वो ऑर्गेनिज्म है बैक्टीरिया, नाम है थर्मस एक्वेटिकस। थर्मस एक्वेटिकस, ठीक है ना? ये बैक्टीरिया है, इससे एंजाइम निकाला जाता है टैग पॉलीमरेज। पीसीआर पढ़ोगे आगे, उसमें आएगा, ठीक है ना?
कि पीसीआर करने में डीनेचुरेशन किया जाता है डीएनए का हाई टेम्परेचर पर, तो वहां पर अगर एंजाइम ये वाले होंगे तो सब डीनेचर खत्म हो जाएंगे, आगे पॉलीमराइजेशन होगा ही नहीं फिलहाल। तो थर्मस एक्वेटिकस एक बैक्टीरिया है, थर्मोफिलिक बैक्टीरिया, उन्होंने लिखा थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म। तो ऑर्गेनिज्म में तो बैक्टीरिया भी आते हैं, प्लांट भी आते हैं, एनिमल भी आते हैं, तो हम डायरेक्ट बोले कौन सा ऑर्गेनिज्म है? बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया? उससे कौन सा एंजाइम निकाला गया? तो उन्होंने बोला है कुछ ऐसे होते हैं, कुछ का नाम हमने लिख लिया, बोले याद रहेगा, और आगे हमको पढ़ना भी है। टैग पॉलीमरेज इज एन एंजाइम आइसोलेटेड फ्रॉम बैक्टीरिया थर्मस एक्वेटिकस व्हिच रिमेन एक्टिव एट हाई टेंपरेचर 80 to 90 डिग्री सेल्सियस। बोले याद रहेगा? चलो लिखो इसमें इतना पॉइंट आपको लिखना है किसमें? एंजाइम में। तो लिखिए एंजाइम में लिखो ऑलमोस्ट इतनी जगह चोरी का कैसे करोगे अगर जीवन में काम? हाँ, दो लोग मिलकर लिख रही हैं, आधा वो लिख रही है फिर आधा ये दे रही है, तुमसे तो पतली दुबली है वो, फिर वो तो जल्दी थक जाएगा, उसका हाथ कमजोर है, अपना नोट दे रही है, दो तुम लिखो, हम आराम फरमाए। पढ़ने में इतनी जगह चोरी, तुम लोग खाना खाते हो कि नहीं अपने हाथ से? यहाँ तो मम्मी भी नहीं है साथ में, बताओ। चलो लिखो, अपना लिखो, लिखो भाई ऑलमोस्ट नहीं पढ़ने आए हम, सैर करने थोड़ी ना आए तो हमारा हिस्सा तुम्हें गादवाज गाना। चलो हाँ, क्या लिखा? ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, almost all enzymes are protein, but some nucleic acid ब्रैकेट में क्या लिखोगे? RRNA। अब आप लिखना समझ गए हो, अब तो कोई गलती नहीं करेगा, RRNA, ठीक है ना? बट सम टाइम क्या लिखा? सम न्यूक्लिक एसिड RRNA ब्रैकेट बंद एक्ट एज, चाहे कैटालिस्ट लिखो चाहे एंजाइम लिखो, ठीक है ना? एक्ट एज एंजाइम कॉल्ड राइबोजाइम, तो राइबोजाइम आता है, राइबोजाइम क्या है बोलो? प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड है? न्यूक्लिक एसिड है, याद रहेगा, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम में बी प्राइमरी, स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम में बी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, बट मे बी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, बट एक्टिव एंजाइम इज टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, एक्टिव एंजाइम इज टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, बिकॉज अब ये एनसीईआरटी में आगे बिकॉज नहीं लिखा है, वो आपको पता होना चाहिए क्यों, ठीक है ना? टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बिकॉज इट हैज एक्टिव साइट, उसी को बाइंडिंग साइट बोलते हैं, ठीक है ना? ऑब्लिक करके लिखे ना, बाइंडिंग साइट, एक्टिव साइट को लिखो ब्रैकेट में, आप ऑब्लिक करके बाइंडिंग साइट फॉर सबस्ट्रेट, ठीक है? फॉर सबस्ट्रेट। नेक्स्ट पॉइंट, ये तो एंजाइम कैटालिस्ट हो गया ना। अब ये बात याद रखना, ऑलमोस्ट ऑल लिख लो नीचे तुम, ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम आर प्रोटीन बट ऑल प्रोटीन आर नॉट, लिख लेना ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन बट ऑल प्रोटीन आर नॉट एंजाइम, ठीक है? क्योंकि प्रोटीन आपने इसी चैप्टर पढ़ा के और भी काम करते हैं। ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन बट ऑल प्रोटीन आर नॉट एंजाइम। नेक्स्ट पॉइंट, देयर आर मेनी इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट आल्सो, there are many inorganic catalysts also, but they are different from enzyme catalyst in many ways, मतलब कई तरीके से अलग होते हैं। एक एग्जांपल आपको पढ़ना है, ठीक है ना? in many ways, but they are different from enzyme catalyst या protein catalyst, enzyme protein ही तो होते हैं। in many ways, for example inorganic catalyst remain active at high temperature and pressure, inorganic catalyst remain active at high temperature and pressure, but enzyme catalyst को प्रोटीन कैटालिस्ट बोल के देगा या ऑर्गेनिक कैटालिस्ट बोल के देगा, समझ जाओगे ना? क्योंकि एंजाइम प्रोटीन क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और ये एंजाइम का काम कर रहे हैं। क्या लिखा? बट एंजाइम कैटालिस्ट डीनेचर्ड denatured at high temperature, ब्रैकेट लिख लो 82 या above 82 to 90 डिग्री सेल्सियस, ठीक है? अब अगला पॉइंट लिखा है कि अभी लिखना नहीं, सुनो, कि some enzymes are remain active at high temperature that are isolated from thermophilic organism। तो वो कौन सा एंजाइम, वो कौन सा ऑर्गेनिज्म, वो आपको पता है, ठीक है ना? तो लिखो आगे, टैग पॉलीमरेज लिखा है बोर्ड पर, TAQ, टैग पॉलीमरेज is an enzyme isolated from बैक्टीरिया। तो अब ऑर्गेनिज्म बोलेगा तो कौन सा ऑर्गेनिज्म? प्लांट, एनिमल की बैक्टीरिया, आइसोलेटेड फ्रॉम बैक्टीरिया थर्मस एक्वेटिकस,
थर्मस एक्वेटिकस and remain active at high temperature वही above 82 90 डिग्री सेल्सियस। जो बाकी एंजाइम उतने पे डीनेचर हो जाते हैं, लेकिन ये एंजाइम समझ गए डीनेचर नहीं होता बल्कि एक्टिव रहता है। ठीक, इतनी सी कहानी है, कहानी खत्म एंजाइम की। अगली हेडिंग है केमिकल रिएक्शन। अब सुनो, केमिकल रिएक्शन में इतनी बात समझ गए एंजाइम की। एंजाइम स्पेसिफिक होते हैं फॉर पर्टिकुलर सबस्ट्रेट। क्यों? क्योंकि एंजाइम के एक्टिव साइट का शेप अलग अलग सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग अलग अलग होता है। ठीक है, अब आगे केमिकल कंपाउंड में दो तरह के चेंज आते हैं। केमिकल रिएक्शन वाली बात कर रहे हैं हेडिंग में। केमिकल कंपाउंड्स में दो तरह के चेंज आते हैं, केमिकल और एक फिजिकल। फिजिकल चेंज वो होता है जिसमें शेप चेंज हो जाए, कोई बॉन्ड ना टूटे, वो फिजिकल चेंज है। कह रहे फिजिकल चेंज में एक और एग्जांपल चेंज इन स्टेट्स ऑफ मैटर। जैसे आइस सॉलिड स्टेट में है, वाटर में चेंज हो जाए, लिक्विड स्टेट में आ जाए, लेकिन H2O के बीच कोई बॉन्ड नहीं टूटा, शेप चेंज हुआ। कह रहे कि ये वाटर वेपर में चेंज हो जाए, कोई बॉन्ड नहीं टूटेगा, समझ गए, लेकिन ये लिक्विड में चेंज हो गया, गैस में। तो कह रहे ये भी एक तरह का फिजिकल चेंज है। ठीक है, दूसरा चेंज तो याद रखोगे, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। दूसरा कह रहा है केमिकल चेंज, जैसे कि रिएक्शन लिखी है, ठीक है ना, रिएक्शन क्या लिखा है, BaSO4 का होल ट्वाइस H2SO4, आगे बना BaSO4। कह रहे ये H2O, कह रहे एक तरह का इनऑर्गेनिक रिएक्शन है। कैसे रिएक्शन है? आगे कह रहे हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च। स्टार्च क्या है बोलो, पढ़ के पॉलीसैकेराइड, इसमें टूटेगा ग्लूकोज में, हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च इनटू ग्लूकोज, इट इज एन ऑर्गेनिक रिएक्शन। कैसी रिएक्शन है बोलो? कह रहा किसी भी रिएक्शन के रेट को पता करने के लिए रेट निकालते डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। बात समझ गए? और उसके बाद कह रहे हैं कि जो रेट है रिएक्शन का, अगर इसमें डायरेक्शन स्पेसिफाइड हो तो इसी को वेलोसिटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये इस हेडिंग में इतना पॉइंट इन्होंने दिया, अभी आगे और भी है। जनरल रूल ऑफ थंब इज दैट, उन्होंने उसके बारे में लिखा है कि रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस डबल और बिकम हाफ बाय इंक्रीजिंग टेंपरेचर